हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला कि जो हमारा अकाउंट का पेपर आया था उसके एमसीक्यूज जो थे उनका आंसर क्या होगा। हालांकि पेपर बीते हुए 2 दिन हो गया है। अब सोचोगे सर आज बताने से क्या फायदा होगा। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पास काफी स्टूडेंट्स जो थे वो मैसेज करके कॉल करके मुझे पूछे कि सर इस एमसीक्यू में आंसर क्या होगा, इसका डाउट है, ये डाउट है, मतलब एक एक दो दो एमसीक्यू के डाउट लगभग सबको थे। तो मैंने ये कहा कि अभी स्टेट का पेपर है, उस पर फोकस करो, शांति रखो, टेंशन नहीं हो। ठीक है। रीजन ये था भाई, स्टेट का पेपर था, मैं नहीं चाहता अगर सही निकला तो चलो लॉटरी, अगर सही नहीं निकला गलती से तो माइंड में प्रेशर बन जाता है। दैट्स व्हाई मैंने उस टाइम पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। पर मैंने सोचा चलो 2 दिन हो चुका है, पेपर बीत चुका है, अब मैं इनको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूं, इनको मैं बता देता हूं कि आंसर्स के क्या होंगे। और जो भी आपका स्कोर होगा आप बिंदास मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की और आपका पेपर भी बहुत अच्छा गया। अपने ऊपर भरोसा रखो और टेंशन नहीं लो और आगे बढ़ो। ओके। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है ताकि आप जान सको कि आपने कितना स्कोर कर लिया है 20 आउट ऑफ, राइट, और नथिंग एल्स का और कोई रीजन नहीं है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या है, कौन सा आंसर क्या होगा, और अपना स्कोर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और सी की पूंजी का अनुपात 3:2:1 है हो और वर्ष का वितरण पात्र लाभ 66,000 हो तो सी को कितना लाभ मिलेगा। मतलब ऐसा पूछा है, पूंजी का अनुपात दिया और वितरण पात्र लाभ दिया हुआ है, हमें सी का लाभ पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ये पूंजी का अनुपात दिया है और पूंजी के अनुपात में हम लाभ नहीं बांटते हैं, और हमें पूछा सी का लाभ। तो क्वेश्चन ये है कि लाभ हम कौन से अनुपात में बांटेंगे। तो हमें पढ़ाया गया है लाभ हम कौन से अनुपात में बांटे, लाभ हानि के। पर लाभ हानि दिया नहीं है तो हम उसको क्या मान लेंगे, एक अनुपाते एक अनुपाते एक, यानी कि समान बांट लेंगे, समान मान लेंगे। और जब समान मानेंगे तो सी का हिस्सा जो है वो कितना हो जाएगा, 66,000 गुणे 1/3 यानी हो जाएगा 22,000। यानी जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 22,000 रुपए। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है लाभानी वितरण खाता की उधार बाकी अर्थात क्या। उधार बाकी का मतलब क्या होता है, देखो दो बाकियां होती, एक तो उधार साइड होगा और एक तो जमा साइड होगा। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, एक तो उधार होगा और इस साइड क्या होता है, जमा। ध्यान से सुनना इसको। उधार साइड में ज्यादातर हम क्या लिखते हैं, नॉर्मली खर्च लिखते हैं। खर्च होने का मतलब ये, खर्च बढ़ेगा तो हमारा क्या बढ़ेगा, हानि बढ़ेगा। और जमा साइड में ज्यादातर हम क्या लिखते हैं, आय लिखते हैं, और आय बढ़ने का मतलब क्या होगा, हमें लाभ होगा। क्लियर है इतना। अब ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे दो हानि दिया है, दो लाभ दिया है। एक हानि इधर है, एक हानि इधर है, यानी कि लाभ तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, दो हानि। लेकिन अगर याद होगा तो जो सकल हानि होता है ये हमारा होता है व्यापार खाते का। ये कहाँ का होता है, व्यापार खाते का। ठीक है, व्यापार खाता। तो हमारा बचा क्या, हमारा ऑप्शन बचा है वितरण पात्र हानि, यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वितरण पात्र हानि। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोटो थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हुआ, ज्यादा ब्लर नहीं हुआ। देखो वो भी थोड़ा सा स्टार्टिंग का, बाकी का क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो अभी क्वेश्चन में रीड करता हूँ, ध्यान से सुन लेना। लिखा है ख्याति डैश 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 का वित्तीय मूल्य है। तो ख्याति किसका मूल्य है, तो ख्याति धंधा की इकाई की प्रतिष्ठा का मूल्य है। और वैसे भी परिभाषा की जो पहली लाइन है वो यही है कि धंधा की इकाई की प्रतिष्ठा दर्शाने वाली संपत्ति को हम क्या बोलते हैं, ख्याति बोलते हैं। अदृश्य संपत्ति को हम क्या बोलते हैं, ख्याति बोलते हैं। और हालांकि जब मैंने एमसीक्यूज आपको करवाया था, एमसीक्यूज में भी ये सारे बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था। ओके। चलते हुए फिलहाल नेक्स्ट वाले में कि ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है। तो ख्याति जो है वो किस प्रकार की संपत्ति, अदृश्य। और अभी मैंने परिभाषा में भी बोल दिया था कि ये अदृश्य संपत्ति है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे लिखा है कि साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन के समय पक्की तलपट में दर्शाया गया प्रोविडेंट फंड कहाँ पर दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे बोला है कि साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन के समय तलपट में दर्शाया गया प्रोविडेंट फंड। तो जो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया, प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड है क्या, प्रोविडेंट फंड होता है बेसिकली दायित्व। क्लियर है, ये क्या होता है, दायित्व। अगर इसका कोई पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाता तो इसका मतलब पुनः मूल्यांकन में जाएगा नहीं। और दायित्व, तो दायित्व कहाँ दिखाएंगे, तो दायित्व को हम खत्म करके या तो चुका दो पैसा, लेकिन हमें चुकाने का बोला नहीं, हमें तो सीधे बोला है कि बाद में कहाँ दर्शाया जाएगा। तो जो प्रोविडेंट फंड है, दायित्व है, तो लेकर जाके वापस भी दायित्व नहीं लिखोगे ना। अब ऐसा तो नहीं कि जगह बदल जाएगी, तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पुनः मूल्यांकन के बाद की पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में। क्या आंसर होगा हमारा, पूंजी दायित्व पक्ष में, यानी ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले में लिखा है पुनः मूल्यांकन खाते को किस नाम से जानते हैं, डैश 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 बी कहते हैं। तो पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम क्या है, लाभ हानि समायोजन खाता। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो अगर आपको याद होंगे तो फटाफट लिख दोगे। एक एमसीक्यू को सॉल्व करने में 1 मिनट से ज्यादा समय भी नहीं लगता है, यानी ऑलमोस्ट क्वेश्चन को पढ़ने में 10 सेकंड, आंसर्स लिखने में 15 सेकंड, यानी 25 से 30 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। और आगे के जो एमसीक्यूज आने वाले, यानी इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, एससी का होगा, बीए का होगा, उसमें भी कोशिश करना कि आपका 8 से 9 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट में एमसीक्यू खत्म कर लो। ठीक है, 10 मिनट में एमसीक्यू खत्म करोगे तो इसका मतलब 20 मार्क्स आपको 10 मिनट में मिल गए। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। बाकी का टाइम आप पेपर को लिखने में यूटिलाइज कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है, आंतरिक तरह से मूल्यांकन की हुई ख्याति किस हिसाबी मानक के अनुसार चौपड़े में नहीं दर्शाई जाती है। तो ये हमने कई बार पढ़ा कि हिसाबी मानक 26 के अनुसार आंतरिक तरह से मूल्यांकन की हुई ख्याति है, आंतरिक तरह से उत्पन्न हुई ख्याति हम इसमें चौपड़े में नहीं दर्शाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, नया साझेदार अपने भाग की ख्याति की रकम रोकड़ में लाएगा तब डैश 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 खाता जमा किया जाता है। तो जब साझेदार ख्याति लेकर आता है उसका हम रोजनामचा क्या लिखते हैं, रोजनामचा लिखते हैं रोकड़ खाते उधार। क्या लिखते हैं, रोकड़ खाते उधार, और ख्याति प्रीमियम खाते जमा। यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ख्याति प्रीमियम हो जाएगा। और ख्याति प्रीमियम कहाँ दिया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ख्याति के प्रीमियम खाते। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लाभानी के केवल पुराना प्रमाण ही दिया हो तब बाकी के साझेदारों का लाभ का प्रमाण क्या होगा। तो जब इसका मैंने आपको बताया है कि जब सवाल में केवल क्या दिया हो, पुराना प्रमाण दिया हो, क्या दिया हो, पुराना प्रमाण। तो पुराना ही प्रमाण बराबर क्या होता है, नया, और नया बराबर क्या हो जाता है, लाभ। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा लाभ होगा तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा, तो 60,000 को लाभ का प्रमाण क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा पुराना प्रमाण। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि पीढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में देनदार 24,500 है, डूबत ऋण अनामत 4,500 हो तो वसूली खाते जमा पक्ष में कौन सी रकम लिखेंगे। पूछा है कि पीढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में देनदार 24,500 हो और डूबत ऋण अनामत 4,500, तो कहां पे वसूली खाते के जमा पक्ष में कौन सी रकम लिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये जो देनदार होता है, देनदार हमारा क्या होता है, देनदार होता है हमारा संपत्ति, और संपत्ति को बंद करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, संपत्ति को जमा लिख देते हैं। क्या करते हैं, संपत्ति को जमा, और जमा करके इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इसको हम ट्रांसफर करते हैं वसूली खाते में। यानी कि संपत्ति खाते जमा होता है और वसूली क्या होता है, उधार होता है। लेकिन ये जो डूबत ऋण अनामत होता है, क्या डूबत ऋण अनामत, ये ईबत ऋण अनामत लिख दिया है, मैंने कहा था ना, याद होगा मैंने बहुत बार बोला भी है कि जब भी ये पेपर आता है हमारा, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होता ही होता है। रीजन ये है, ये गुजराती से इन्होंने इंग्लिश में सॉरी गुजराती से इन्होंने हिंदी में ट्रांसफर किया होता है, इस वजह से थोड़ा बहुत टाइपिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, आप गुजराती वाले में चेक कर लिया करो अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन फील होता है तो। डूबत ऋण अनामत होता है, बेसिकली इसका जो शेष होता है वो जमा शेष होता है, मतलब इसका जो शेष है वो होता है नॉर्मली जमा। इसको जब बंद करोगे तो रोजनामचा क्या बन जाएगा, डूबत ऋण अनामत खाते उधार और वसूली खाते जमा। क्या हो जाएगा, वसूली खाते जमा। यानी कि हमने वसूली खाते के जमा पक्ष में इसको ट्रांसफर कर दिया है, तो इसको ट्रांसफर ना डूबत ऋण अनामत को ट्रांसफर किया ना, तो डूबत ऋण अनामत का रकम कितना, 4,500 रुपए, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 4,500 रुपए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन कितनी तरह से हो सकता है, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 तरह से हो सकता है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है यदि सार्वजनिक अभिधान में आवेदन के समय प्रकाशित शेयर की अपेक्षा कम शेयर के लिए आवेदन पत्र आए हो तो शेयर का अभिधान रद्द कर दिया जाता है। क्या बोला है, सार्वजनिक अभिधान से कम अभिधान के लिए आए तो रद्द कर देंगे। तो कितना प्रतिशत आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 90% से कम आता है तो वो क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी कंपनी की बत्ती तलपट में शेयर पूंजी के शीर्षक के अंतर्गत नहीं दर्शाई जाती है। तो बोला है कौन सी पूंजी, तो पहले बता दूं मैं आपको, अधिकृत पूंजी दर्शाया जाता है, प्रकाशित या निर्गमित दर्शाया जाता है, भरपाई दर्शाया जाता है। तो बचा कौन सा, अनामत पूंजी। अनामत पूंजी को नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे साइड में लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, या नोट बना के लिख देते हैं, पर इसको दर्शाते नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
कि डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाता यह किस कौन से प्रकार का खाता है? तो डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाता यह व्यक्तिगत खाता है। कौन सा खाता है? यह व्यक्तिगत खाता है। ये याद रखना, डिबेंचर जो है वो व्यक्तिगत खाता है और उसी की तरह उसी से जुड़ा हुआ जो प्रीमियम खाता होगा ये उसका प्रतिनिधि खाता हो गया। और जो प्रतिनिधि खाता होता है वो कौन सा होता है? व्यक्तिगत खाता होता है। क्लियर है इतना? और वैसे भी माल मिलकत निकाल खाता मतलब संपत्ति खाता की बात हो रही है यहाँ पे। माल मिलकत निकाल खाता कोई होता भी नहीं। उपज खर्च खाता जो है, उपज खर्च खाता नॉर्मली खर्च की बात होती है। तो डिबेंचर वापसी प्रीमियम में हमारे लिए दायित्व है, और दायित्व नॉर्मली क्या होता है? ज्यादातर दायित्व दिखा गया कि हमने पढ़ा है वो व्यक्तिगत खाता होता है। इसी वजह से डिबेंचर वापसी प्रीमियम भी हम क्या मान लेंगे? व्यक्तिगत मान लेंगे। नेक्स्ट है संपत्तियों के उपयोग संबंधी माहिती डैश 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 विश्लेषण है। तो संपत्तियों के उपयोग संबंधी कौन सा है? तो अगर आपको याद होगा आपने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े होंगे उसमें कौन से वाले में संपत्तियों का ज्यादा यूज हुआ है? तो संपत्तियों का ज्यादा यूज है कार्य क्षमता में। और कार्य क्षमता की जो पहली लाइन लिखी गई है, जो आपका कार्य क्षमता का हेडिंग दिया गया, वहां पे क्लियरली मेंशन है कि संपत्तियों के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विश्लेषण पक्षकार आधारित है? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बाह्य विश्लेषण। बाह्य का मतलब होता है बाहरी, राइट, और बाहरी है तो पक्षकार होगा। क्लियर है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाह्य विश्लेषण। और इसमें क्या हो जाएगा? कार्य क्षमता। और इसमें टिक किया है कि नहीं? तो यहाँ पे भी टिक नहीं किया, तो यहाँ पे लिखा व्यक्तिगत खाता। चलिए अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि चालू संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति घटाने पर प्रवाही संपत्तियां मिलती है? तो इसका मैंने बताया था कि चालू संपत्ति में से दो संपत्ति जो घटाते हैं, एक होता है हमारा स्टॉक और दूसरा होता है अग्रिम चुकाया खर्च। क्या होता है? अग्रिम चुकाया खर्च। तो अगर यहाँ ध्यान दोगे तो अग्रिम चुकाया खर्च तो नहीं दिया लेकिन स्टॉक दिया हुआ है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका समावेश संचालन खर्च में नहीं होता है? बोला है कि निम्न में से किसका समावेश संचालन खर्च में नहीं होता है। तो संचालन खर्च का मतलब क्या होता है? व्यवसाय से जुड़ा हुआ। तो ये तीन जो पॉइंट है ये तीनों के तीनों का समावेश नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है रोकड़ समकक्ष की डैश डैश डैश। तो रोकड़ समकक्ष की जो प्रवाहिता होती है वो कैसी होती है? उच्च होती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उच्च प्रवाहिता। नेक्स्ट है निम्न में से किसका समावेश जो है वित्तीय खर्च में होता है? तो वित्तीय खर्च में किसका समावेश होता है? जो हमने कुछ खर्च चुकाया हो, और वो भी कैसे? ब्याज के तौर पे, क्योंकि वित्त का मतलब पैसा, और पैसे में हम क्या चुकाते हैं? ब्याज। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ये था हमारा 20 एमसीक्यू जो हमें पेपर में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, और जितना भी राइट आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता सकते हैं कि 20 में से आपने कितना स्कोर किया है, इसका मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।